ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 6 ऑन NLM और आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ अ व्हीकल ओवर अ लेवल्ड कर्व्ड रोड। अब जो मोशन हो रहा है किसी बॉडी का वो हम कर्व्ड रोड पे बात कर रहे हैं। इस तरीके से रोड है आपका, स्ट्रेट की बजाय, तो क्या चेंजेस आएंगे? ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर आपको कर्व्ड रोड पे मूव करना है, ठीक है, तो बेसिकली हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि एक सर्कुलर मोशन है। वो जो रोड है वो किसी सर्कल का पार्ट होगा। ठीक है, तो मैंने ये बताया था आपको पिछले लेक्चर्स में कि जब भी सर्कुलर मोशन आता है तो एक अंदर की तरफ फोर्स लग रही होती है एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रिपिटल फोर्स, जिसे हम FC से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रिपिटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर अ सर्कुलर मोशन। इज इज क्लियर? मतलब कुछ ना कुछ आपको अंदर की तरफ खींचना चाहिए, अदरवाइज ये स्ट्रेट हो जाएगा। और अगर आपका रोड इस तरीके से आप स्ट्रेट जाते जाओगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आपको भी सर्कुलर मूव करना है और आपको सर्कुलर मूव करने के लिए कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो आपको अंदर की तरफ हर पॉइंट पर खींच रही है। मतलब आप इधर हो तो इधर खींच रही है, फिर इधर, इस तरीके से जैसे भी रोड जा रहा है। समझ आ गया? तो इसमें चेंज क्या है कि यहाँ पर सर्कुलर मोशन फॉलो होगा और कोई एक फोर्स आपको चाहिए जो आपको अंदर की तरफ डायरेक्ट करे, एंड दैट फोर्स इज सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया कि सेंट्रिपिटल फोर्स होती क्या है। वो फोर्स जो अंदर की तरफ लग रही है, ये कोई पर्टिकुलर फोर्स नहीं होती है। मतलब जिस तरीके से अगर हम प्लैनेट्स और सन की बात करें तो वो क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल पुल इसको सर्कुलर मोशन इससे करवा रहा है। मतलब इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही आपकी क्या है, सेंट्रिपिटल फोर्स है। ठीक है, जैसे हमने न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का मोशन डिस्कस किया था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही थी इनके बीच में, तभी वो अपनी प्लेस पर है, यानी सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। जब आप एक स्ट्रिंग को घुमाते हो तो आप क्या कर रहे हो, उस पर अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, दैट फोर्स इज टेंशन। तो उस केस में वो टेंशन ही क्या हो जाता है, आपका सेंट्रिपिटल फोर्स हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे इन केसेस में हर एक के लिए फोर्स लग रही है जो सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह काम कर रही है, हमें इसमें ये लेवल रोड वाला जो मोशन है इसमें भी कोई एक फोर्स चाहिए जो उस ऑब्जेक्ट को, वो जो व्हीकल है उसको अंदर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो जो मैंने लिखा हुआ अभी बताया वो लिखा हुआ है, तो रीड कर लेते हैं इसे। When a vehicle goes around a curved path, it requires some centripetal force. ठीक है, while rounding the curve, the wheels of the vehicle have tendency to leave the curved path. ठीक है, जब ये कर्व्ड पाथ पे कोई व्हीकल मूव कर रहा है तो उसकी एक्चुअल टेंडेंसी क्या है कि वो सीधा चलेगा, मतलब वो कर्व्ड पाथ को छोड़ देगा। इसलिए हमें एक फोर्स चाहिए जो उसे सेंटर में डायरेक्ट कर रही है। ठीक है, सो कर्व पार्ट, बट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between the wheels and the road opposes this tendency of the wheel. This force of friction acts towards the center of circular path and provides the centripetal force. ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये जो आपका व्हीकल है वो बाहर के डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, इसकी नॉर्मल टेंडेंसी है। तो हमने क्या बताया था कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है, मोशन के ऑपोजिट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर जाना चाह रहा है तो सेंटर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अंदर की तरफ लगेगा, एंड ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यही आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स। इज दिस क्लियर? तो देखो, रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स कितनी है उस ऑब्जेक्ट को उस रोड पे रखने के लिए। सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो mv²/r, तो फ्रिक्शनल फोर्स जब इस mv²/r से थोड़ी ज़्यादा या एटलीस्ट mv²/r होगी तभी वो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन फॉलो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दैट F शुड बी ग्रेटर और एटलीस्ट इक्वल टू mv²/r, मतलब एटलीस्ट इतना सेंट्रिपिटल फोर्स तो ये दे। ठीक है, अब म्यू एन, F कितना होता है आपका, म्यू एन, एंड एन क्या होता है इधर, एन आपका mg के इक्वल होता है। ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है, तो n इक्वल्स टू mg आ गया। तो इधर से हम क्या कर सकते, v²/r इज लेस दैन इक्वल टू म्यू एन। एन की जगह क्या लिख दोगे आप, एन की जगह लिख दोगे mg। तो बेसिकली आ गया आपका mv²/r इज लेस दैन इक्वल टू म्यू mg। ये m से m कैंसिल हो गया, तो v² इज लेस दैन इक्वल टू म्यू rg आ गया। ठीक है, v² इज लेस दैन इक्वल टू म्यू rg आ गया। इसका मतलब v इज लेस दैन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है,
मतलब v जो है वेलोसिटी इट शुड बी लेस दैन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी पॉसिबल है, ये मैक्सिमम है ना, इससे छोटा या मैक्सिमम इतना होना चाहिए। सो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी जो कोई व्हीकल मेंटेन कर सकता है व्हेन ऑन द कर्व्ड रोड। इज दिस क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट केस है बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर लेवल रोड। अब आपने देखा है कि अगर लेवल रोड ऐसे रहता है, ठीक है, तो अगर कोई साइक्लिस्ट जा रहा है तो वो क्या करता है, अपनी साइकिल को थोड़ा सा बेंड करता है, थोड़ा सा बेंड करके चलाता है उस पोजीशन पे। तो उस बेंडिंग से एक्चुअली होता क्या है वो हम देखेंगे। तो देखो साइक्लिस्ट अब इस तरफ बेंड है, ठीक है, पहले जो था वो इस तरीके से था आपका ऑब्जेक्ट, तो नॉर्मल फोर्स ऐसे आ रही थी, बट अब क्या है, अब आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से हो गया है। और मैंने बताया नॉर्मल फोर्स कैसे लगती है, हमेशा परपेंडिकुलर लगती है, मतलब अब नॉर्मल फोर्स इस इधर लग रही होगी इंस्टेड ऑफ दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर ये आपका एंगल थीटा है, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा एंड अब नॉर्मल रिएक्शन आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, तो रिजॉल्व करोगे तो ये एन कॉस थीटा हो जाएगा, ये एन साइन थीटा, एंड ये हो जाएगा आपका एम जी, ठीक है। तो टू अवॉइड द डिपेंडेंस ऑन फ्रिक्शन फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स, अभी तक हमने देखा कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है। सपोज अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या ऑब्जेक्ट उस कर्व्ड पाथ से मूव ही नहीं कर पाएगा, मतलब अगर सपोज रेनी सीजन है तो फ्रिक्शन बहुत ही कम हो गया, तो उस केस में ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, जो व्हीकल पे है, जो साइक्लिस्ट है, वो किस तरीके से जाएगा, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करता है, वो अपने आप को बेंड करता है ताकि फ्रिक्शन पे डिपेंडेंस कम हो, और वो कैसे होगी वो आप अभी देखोगे। सो द साइक्लिस्ट हैज़ टू बेंड अ लिटिल इनवर्ड फ्रॉम हिज वर्टिकल पोजिशन। By doing so, a component of reaction in the horizontal direction gives the necessary centripetal force. अभी आपने देखा कि जो आपका नॉर्मल फोर्स था वो इस तरीके से लग रहा था, ठीक है, तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में एन कॉस थीटा आ गया था, इस डायरेक्शन में एन साइन थीटा आ गया था। तो हमें यही तो चाहिए था, अंदर की तरफ एक कॉम्पोनेंट चाहिए था। अब फ्रिक्शन नहीं है तो यही कॉम्पोनेंट है जो हमें सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो एन साइन थीटा है ये आपको नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। एंड एम जी किससे बैलेंस हो रहा होगा, एन कॉस थीटा से, एम जी बैलेंस हो रहा होगा एन कॉस थीटा से। तो इसको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मार्क कर दो। आप 1 डिवाइड बाय 2 करोगे, मतलब एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे तो n से n कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा, तो वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू टैन थीटा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा एंड v इज इक्वल टू आर अंडर रूट आर जी टैन थीटा, ठीक है। तो v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा क्या है, ये वो वेलोसिटी है जब आपके रोड पर फ्रिक्शन नहीं है, जब आपके रोड पर फ्रिक्शन नहीं है तो जो साइक्लिस्ट है उसको कौन से एंगल पे बेंड होना पड़ेगा, दैट इज योर थीटा, मतलब वो किस एंगल पे बेंड हो रहा है तो उस अकॉर्डिंग ये वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पर फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं जो रोड है इट इज फ्रिक्शन लेस। इज दिस क्लियर? अब देखो फ्रिक्शन पे डिपेंडेंस कम करने के लिए एक काम किया जाता है, उसको बोलते हैं बैंकिंग। बैंकिंग में क्या करते हैं, जैसे कर्व्ड रोड्स हैं आपके इस तरीके से, उसको ना उसका एंगल चेंज कर दिया जाता है, ऐसे ऊपर उठा दिया जाता है। जैसे ये नॉर्मल रोड है आपका, इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड, मतलब अब जो आपकी जो साइकिल है या जो आपका व्हीकल है वो ऐसे नहीं जा रहा, वो ऐसे होके जा रहा है थोड़ा सा, ठीक है। रोड्स देखे ना, थोड़े से रोड में बैंकिंग होती है, साइज जो एंगल होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, ऐसे नहीं जाता है, वो थोड़ा सा उठा हुआ, मतलब तो जब हम उस कर्व्ड रोड को किसी एंगल पे रेस करते हैं उसको बोलते हैं हम बैंकिंग। तो उसके लिए एंगल ऑफ बैंकिंग एक टर्म आता है, वो क्या होता है एंगल ऑफ बैंकिंग, द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज। पहले ऐसी थी, अब क्या हुआ, बाहर वाले को आपने रेस कर दिया, पहले दोनों सेम है, अब थोड़ा सा बाहर वाले को रेस कर दिया विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज ऑन अ कर्व्ड रोड। दिस इज नोन एज द बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। अब इससे कैसे फायदा होता है वो हम देखेंगे। तो देखो ये आपका इनर एज था, ये आपका आउटर एज है, इसको इस एंगल से रेस कर दिया गया है थीटा से, थीटा एंगल ऊपर कर दिया गया है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। अब इससे चेंज क्या आ रहा है,
अब ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस नहीं है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सबसे पहले इस पे एक तो एक्ट कर रहा होगा, एक नॉर्मल तो होगा ही, एक mg हमेशा एक्ट करेगा, एंड अब इस पे फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं अज्यूम किया। तो देखो सबसे पहले हम नॉर्मल की बात करते हैं। ये नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि कर्व्ड है ना ये इस तरीके से, तो इधर होगा। अगर ये एंगल थीटा है आपका तो ये n cos थीटा होगा और ये क्या हो जाएगा n sin थीटा, ठीक है। अब आप ये नॉर्मल ज्योमेट्री से आए कि ये एंगल थीटा है अगर, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये आप करके देख लेना, ठीक है। ये जो बैंकिंग का एंगल था वो क्या है आपका, ठीक है। तो ये जो है आपका बैंक्ड रोड है, मतलब इसको रेस कर दिया गया है कौन से एंगल से, थीटा एंगल से, ओके। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे लग रहा है। देखो ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। ये नॉर्मल मैथ्स जब आप लगाओगे तो आ जाएगा, थोड़ा सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले हम नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं। नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, रिजॉल्व करोगे तो यहाँ पर n cos थीटा, यहाँ पर n sin थीटा, ये काम हो गया आपका n का। एंड ऑब्वियसली नीचे आपका mg लग रहा होगा। इज इज क्लियर? तो ये हमने n और mg का काम कर दिया। अब इसमें फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। तो देखो बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है, बॉडी जा रही है इधर ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा नीचे की तरफ। बॉडी ऐसे जा रही है ना आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन लग रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट यानी पीछे की तरफ। अब इसको रिजॉल्व करोगे तो इधर आएगा f cos थीटा, इधर आएगा f sin थीटा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर mg भी है और f sin थीटा भी है, एंड यहाँ पे f cos थीटा भी है एंड n sin थीटा भी है। मतलब ये दोनों फोर्सेस मिलकर तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होंगी, एंड f sin थीटा प्लस mg n cos थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो बताया उसको एक बार वापस से देख लेते हैं। Consider a vehicle moving with a velocity v along a banked road of radius r, ठीक है। The various forces acting on that body are, सबसे पहले तो उसका खुद का वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये तीनों चीज़ें एक्ट कर रही होंगी, ठीक है। लास्ट केस में सिर्फ mg और n एक्ट कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है इट इज गिवन बाय n sin थीटा प्लस f cos थीटा। मैंने बताया कि f cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में लग रहा था और n sin थीटा भी इधर ही लग रहा था, तो ये दोनों मिलकर वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज mb स्क्वायर बाय r, इट इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस f cos थीटा। या हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एंड mg इक्वल्स टू n cos थीटा माइनस f sin थीटा, ओके। ये भी बाय द डायग्राम। अब इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, हम दोनों को डिवाइड करते हैं। तो क्या आया, mb स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg, तो m से m कैंसिल, और यहाँ पर क्या आया आपका n sin थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा। अब आप क्या करोगे, इस f को रिप्लेस कर दो इसके फॉर्मूले से। f का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू n होता है, ठीक है, म्यू n। तो यहाँ से क्या आ गया, वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस म्यू एन sin थीटा, ठीक है। अब जो लास्ट स्टेप था उसमें अगर n की जगह mg पुट करोगे तो हर जगह m का कॉम्पोनेंट आएगा जो कैंसिल हो जाएगा। जो फाइनल चीज़ आएगी आपके पास होगी वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा ऑन द राइट साइड। तो राइट साइड में हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो मतलब सॉरी LHS सॉरी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं। तो इससे कॉस थीटा डिवाइड किया, ये भी कॉस थीटा हर जगह, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो टैन थीटा हो गया, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, म्यू बच गया, ये भी कट गया तो 1, एंड ये साइन बाय कॉस हो गया टैन, ठीक है। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास आया है इट इज़ वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। तो v कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस टैन थीटा, ठीक है, ये आ गया। ये कब आया है, जब फ्रिक्शन भी है और आपने जो रोड है उसको बैंक कर रखा है किसी पर्टिकुलर एंगल से। अब अगर इस केस में मैं फ्रिक्शन को बोलूँ, मैं फ्रिक्शन को ज़ीरो कर दूँ, यानी फ्रिक्शन लेस सरफेस हम कंसिडर करें, तो म्यू ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा वो ये है अंडर रूट आर जी टैन थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा सेकंड केस था जब हमने फ्रिक्शन लेस सरफेस कैलकुलेट किया था, ठीक है। इसका मतलब है चाहे तुम अपनी व्हीकल को किसी एंगल से
बेंड करो या फिर रोड को बैंक कर दो, दोनों चीज़ सेम ही प्रोवाइड करेंगे। अब जो साइकिलिस्ट है वो तो मूव हो सकता है, बट कार को थोड़ी तुम ऐसे अंदर उठा के मूव करा सकते हो, तो उसके लिए क्या बैंकिंग ज़रूरी है, ठीक है। तो उसी के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके।